अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी बजट माली साल 2024-25 बिलाखिर पास हो गया है। इत्तलाक जो है यानी कि सदर मुमलिकत ने भी इस पर दस्तखत कर दिए। इत्तलाक इसका 1 जुलाई से होगा। आज फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई फिगर्स भी उन्होंने बताए और कई पहलुओं पर बात की। सहाफ़ियों ने भी उन्हें कई सवालात भी उठाए। जो उन्होंने चीदा बातें की उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र उन्होंने कहा कि जो ज़र मबादला के ज़खायर हैं वो 9 अरब डॉलर तक हैं। टैक्स एविजन की उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी माना कि सैलरीड क्लास के ऊपर ज़्यादा टैक्स है, कहीं फिस्कल स्पेस मिली तो यकीनन इस टैक्स को कम किया जाएगा। यानी कम अज़ कम ये मान लिया गया है कि जब आप और मौके से टैक्स इकट्ठे नहीं कर सकते तो ऑलरेडी जो सैलरी क्लास है जो इनकम टैक्स पे करती है उस पर यह बोझ डाला गया है। एडिशनल टैक्सेस जो एवेन्यूज़ हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो रिटेलर्स हैं उससे 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से उनसे बिल्कुल टैक्स लिया जाएगा। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी का भी जिक्र हुआ, लेकिन साथ साथ महंगाई की शरह का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से महंगाई की शरह 38% से अब 13% तक आ चुकी है। 750 अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स का फ्रॉड है उसका जिक्र किया और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि FBR की डिजिटाइजेशन जो है इन प्रोसेस है। जब ये हो जाएगी नॉन फाइलर्स का जो इख्तिरा है, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा, आज कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको हम ख़त्म करके दम लेंगे। ये सब बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इसके बीच जो बहुत सारे ऐसे इक़दामात ये हुकूमत ले रही है बड़ी खामोशी के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी चालाकी के साथ या खामोश वारदात जिसे कहते हैं डाली जा रही है, उसका जिक्र किए बगैर आज का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा। सवाल यही है कि क्या वाकई इस हुकूमत ने मईशत बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए हैं, अपनी सियासत को कुर्बान किया है या अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया है। इन फोकस है खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, बड़े स्पेसिफिक सवालात आज हम हमसे करेंगे एंड आई एम श्योर कि इसका जवाब, क्योंकि आप माशाल्लाह बेहतर तौर पर जानते हैं हुकूमत की फंक्शनिंग को, ख़ुद वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। ये जो एडिशनल सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया गया है, जिसमें रियल स्टेट का डिमांड सप्लाई का जिक्र किया आज औरंगजेब साहब ने, इसमें ये जो बात कही गई है कि जो हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं या फौज में हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं, ये टैक्स से मुस्तस्ना करार होंगे उस टैक्स से जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर आम आदमी पर लागू होता है। इसका क्या जवाब है? जी, कोई जवाब नहीं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं बजट में जहां गवर्नमेंट ने अपने लिए रास्ते ढूंढे हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पशंस इस बजट की अगर कोई जस्टिफिकेशन थी वो यही थी कि जहां जहां भी मेजर एग्जाम्पशंस थी उनको खत्म किया जाना था। लेकिन यहाँ जब ये एग्जाम्पशन दोबारा वापस आई है, और तो ये समझना मुश्किल है कि अगरचे आपके नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा जिसके ऊपर इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने बैक वक्त दो तरफ अपनी तवज्जो देनी है। एक तरफ तो ये कि जो एक्चुअल रेवेन्यू मेजर्स हैं जिनसे उन्हें महसूलात इकट्ठे होने हैं, बड़े नंबर्स जो हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऑप्टिक्स की भी हैं कि क्या हम सब लोग बराबर शेयर कर रहे हैं जो तकलीफ आवाम को है। तो इसमें ये जो मामला है, मेरी ये तवक्को है कि जहाँ तक तो शुहदा के खानदानों का सवाल है, उस पर ज़रूर हम सब के दिल उनके लिए धड़कते हैं। उस हद तक तो एग्जाम्पशन दी जा सकती थी जो हमारे ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, उनके ख़ानदान हैं। लेकिन उसके अलावा तो अब वक्त यही आ गया है कि पाकिस्तान के तमाम जो रहने वाले हैं, जो भी यहाँ से इनकम जनरेट करें, उनको बराबर ट्रीट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बचा फरमाया खुर्रम दस्तगीर साहब। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि इसकी शरह कम होगी, सर इसकी तो सबसे ज़्यादा DHA की फाइल्स कितनी जो हैं वो खरीदो फरोख्त होती है। कौन सा शहर ऐसा बाकी है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं हैं? और आप जानते हैं कि वहाँ पे किस तरह से खरीदो फरोख्त के ऊपर अब आम लोग जो है वो बेचारे टैक्स देंगे। तो ये आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है। आई रियली लाइक्ड इट एंड आई अप्रिशिएट इट फॉर बीइंग सो कैंडिड, जब आपने कहा कि हुकूमत ने अपने लिए रास्ते बिलाखिर निकाले ज़रूर हैं। आगे चलते हैं सर। आपको ये लगता है
کہ جو اس وقت مراعات بڑھانے کی بات ہوئی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے پینشنرز کے اوپر ہم جو نئی پینشن سکیم ہے اس کا اطلاق ہوگا، یعنی کہ جو اب سرکاری ملازمین بنیں گے، لیکن دوسری ہی جانب قومی اسمبلی کے ممبران کی مراعات، وہ صدارتی محل ہو، وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو، اس کے اخراجات ہیں، یہ کیوں بڑھائے گئے ہیں؟ مطلب پہلے اتنے امیر طبقہ بیٹھتا ہے ہماری پارلیمان میں، ان کو کیوں مراعات چاہیے؟ دیکھیے یہ اس سوال کا بھی ابھی جواب حکومت کی طرف سے آنا ہے کہ یا تو صرف مہنگائی کی شرح بڑھنے سے ان سب جو حکومتی ایوان ہیں ان کے خرچوں میں اضافہ ہوا ہے، اگر مہنگائی کے ساتھ ان لائن ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی جواز ہے، لیکن بہت سارے جو سوالات اٹھے ہیں اس بجٹ کے دوران ان کا حکومت کو کمیونیکیشن کا بھی ایک چیلنج ہے کہ ان سوالات کے فوراً وقت پر جوابات یا ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی ایکسپلینیشن جو ہے اس کی کمی رہ گئی ہے، اور اسی لیے یہ بات اٹھتی ہے کہ بھی اگر پاکستان کے عوام سے مزید قربانی مانگی جا رہی ہے تو پھر کیا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان ایوانوں کے اخراجات کو کم کیا جاتا یا کم از کم پچھلے سال کی شرح پر ہی رہنے دیا جاتا؟ خرم دستگیر صاحب، کیونکہ بجلی کے شعبے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں گے، پیٹرولیم سیکٹر میں بھی اصلاحات لائے جائیں گے، اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجر برادری نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اکراس پاکستان 1 جولائی کو وہ احتجاج شروع کریں گے، اینڈ دیو بین سیئنگ اٹ کہ وہ اس احتجاج کو کافی آگے لے کر جائیں گے اگر واپس نہ لیا گیا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا کوئی وے آؤٹ ہو سکتا تھا؟ کیونکہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہم بیس ٹیرف میں بھی انکریز دیکھ رہے ہیں۔ جی، وے آؤٹ ایک ہی ہے جی کہ اور جو میری توقع ہے کہ وزیر اعظم بھی اور وزیر توانائی ہیں بجلی کے بڑے قابل اور محنتی آدمی ہیں، تو وہ آ کر کمیونیکیٹ کریں چاہے ایوان میں یا کسی دوسرے طریقے سے کہ یہ جو قربانی قوم سے مانگی جا رہی ہے یہ اس رات کا کوئی دن بھی آنا ہے، اور اس کا دن بڑا واضح ہے، کس طریقے سے رستے سے آنا ہے، وہ یہی ہے کہ اناؤنس کریں کہ اب جو آئی ڈی پیز ہیں جن کے کانٹریکٹ سب ختم ہو رہے ہیں اگلے 3 سے 4 سالوں میں، اس میں کسی کو رینیو نہیں کیا جائے گا تاکہ قوم کو یہ تسلی ہو کہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں اب کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو لارج سکیل سولر ہے، میری بڑی توقع تھی کہ اس بجٹ میں اس کا اعلان کیا جائے گا، لیکن وہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیا کہ جو ایک پلان پورا بنا کر پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہم نے بنایا تھا کہ 6000 میگا واٹ جو ہیں وہ سولر بجلی سے بنائے جائیں گے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جو بجلی کی اوسط قیمت ہے اس کو دن کے وقت، خاص طور پہ گرمیوں میں جب سب سے زیادہ پریشر ہے، وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی آئی تھنک یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آج کی تکلیف ہو رہی ہے لیکن آنے والے مہینوں میں نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں جن کے ذریعے ہم 1 سال میں یا 1.5 سال میں بجلی کی قیمت کم کرنے کے قابل ہوں گے، اور یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو خرم دستگیر صاحب، آج اس بات کا ذکر ہوا، I'm sure آپ کو بھی اس کا ادراک بھی ہے کہ صوبوں سے کہا گیا ہے کہ جو آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں اس میں وفاق جو ہے وہ لائک پچن نہیں کر سکتا، آپ اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ خود رن کریں، which is okay، کیونکہ صوبائی خود مختاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ این ایف سی کے ریویو کے حق میں ہیں؟ نہیں، دیکھیے این ایف سی کا ریویو اس حد تک تو ہونا ضرور چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور سابق قبائلی علاقے جو ہیں ہمارے، جو کے پی کا حصہ ہیں، ان کی جو تمام ڈیولپمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ ہے، لیکن اب وہ باقاعدہ ایک ٹیریٹریز کا سٹیٹس ان کو مل چکا ہے، خاص طور پہ اے جے کے اور جی بی کو، تو لہٰذا ان کی اب ایکنالجمنٹ این ایف سی میں ہونا ضروری ہے کہ یہ بھی پاکستان کی ٹیریٹریز ہیں جن کو ہمیں فنڈ کرنا ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو اوور آل اگر جو صوبوں کا شیئر ہے این ایف سی میں اس کو وہ بالکل درست ہے، اور اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ایشو صرف یہی ہے، دیکھیے کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ محصولات کے حوالے سے بالکل فرق پوزیشن میں ہیں۔ صوبوں کے پاس ایک انہیں وفاق سے سرمایہ یا وسائل فراہم کر دیے جاتے ہیں، اور صوبوں کا چیلنج صرف یہ ہے
उन्होंने उस सरमाए को अपने सूबों में रहने वालों की जिंदगियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल खर्च करना है, जहां उनकी हुकूमत समझे। सही। तो सूबों का काम सिर्फ खर्च करना है, लेकिन वफाक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने महसूलात लेने भी हैं, उन्होंने डिफेंस भी करना है, उन्होंने खास तौर पे इस वक्त जो कम तवज्जो दी गई इस बजट में, जो गुफ्तगू में, कि सबसे बड़ा खर्चा जो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है 9,777 रुपए, वो डेट रीपेमेंट। अब वो पाकिस्तान की डिफेंस बजट का 4 गुना है जो हमारे कर्जों की अदायगी है। तो जब तक कि इस सारे इशू के ऊपर सूबे भी अपना वजन उठाना नहीं शुरू करेंगे, और सूबों में बहुत ख्वाहिश होती है कि जी हम अपनी मर्जी से जो भी एलोकेट कर दें और बाद में वफाक से कहें कि वो फंड्स दे दें, तो ये आज वजीर खजाना ने बहुत एक बेहतर और खुलकर बात की है कि अब सूबों को कम से कम अपने प्रोजेक्ट के हवाले से अपनी जो फंडिंग है वो खुद अपने बजट से जनरेट करनी हो। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि सियासी माहौल पर भी बात कर लेते हैं, इस बजट का जाहिर असर सियासी माहौल पर और होगा। पंजाब में इस वक्त जो हो रहा है, मैं चाहूंगी पहले आप उस पर कमेंट करें। आपके ख्याल से ये पार्लिमानी रिवायत के ऐन मुताबिक है कि अगर एहतजाज हो, अपोजिशन डेस्क बजाए, चीख पुकार करे, नारेबाजी करे, तो आप मुअत्तल करें उनके अराकीन को, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसका स्टाफ भी वापस ले लें? ये क्या दुरुस्त फैसला? देखिए, ये फैसला तो स्पीकर साहब जो आमतौर पे तो बहुत ही मुदब्बर और मतीन शख्स हैं, मैंने, चूंकि मुझे अंदाजा नहीं, मैंने वो देख नहीं सका कार्रवाई कि किस बुनियाद पे उन्होंने भी एक बड़ी बरहमी का इजहार किया था कि हो रहा है। तो मुअत्तली होती रहती है, लेकिन ये जो बरात वाला मामला है ये कुछ गैर मामूली है, और मेरी ये भी तवक्को है कि स्पीकर साहब उसको जरूर रिव्यू करेंगे। दूसरा, ये एक जरूर फर्क महसूस होना चाहिए, जो वफाक में तो एक दफा हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पहली दफा हो रहा है, कि अगर जब कोई खातून सरबरा है तो हम सब की जो तवक्को होती है कि उनकी मौजूदगी में कम से कम कुछ ना कुछ तहजीब का ख्याल रखा जाएगा, जरूर एहतजाज करें, जरूर नारे लगाएं। तो अब चूंकि पहली पाकिस्तान की खातून वज़ीर आला पंजाब में मौजूद है, तो गालिबन वो भी एक वजह बनी होगी, लेकिन मैं सिर्फ इस पे क्या सराई कर रहा हूँ, स्पीकर साहब इस पे बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा सर, इमरान खान के हवाले से बताइएगा ना, शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की पेशकश भी की, उससे कबल एक केस का फैसला महफूज जो था इद्दत में निकाह केस वाला, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि हुकूमत चाहेगी कि इमरान खान साहब बाहर ना आए। तो ये वैसे हुकूमत क्या समझती है, ख्वाहिश यही है कि वो बाहर ना आए, मुश्किल होगी फिर? नहीं, राना साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़ी सियासी और सोच समझ के करते हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो इमरान खान जमानत पर बाहर आ जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं है और वो ठीक होगा। तो लिहाजा उनकी राय भी बदल रही है। जो बानी चेयरमैन है वो अदालत के हुक्म पर इस वक्त हिरासत में है, और जब अदालत हुक्म देगी तो वो आजाद हो जाएंगे। इसमें हुकूमत की तो कोई, हमारी इस हद तक जरूर है कि हम जो केसेस हैं उनके ऊपर उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इस्तगासा कर रहे हैं, और वो हम जारी रखेंगे। सर, एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको लगता है कि एक जमात, जितने भी आपका मुखालिफ क्यों ना हो, और उसका लीडर जाहिर है लोगों की सपोर्ट है उसकी, उसको अंदर रख के एक तरह से माइनस करके आप मईशत को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, नो मैटर व्हाट एवर टफ डिसीजंस यू टेक? एक कंसेंसस होना जरूरी है, एक मिनिमम एजेंडा होना जरूरी है। नहीं, मैं आपसे इस इख्तलाफ करूंगा इस बात पे, क्योंकि जमातों का फर्क है। एक ऐसी जमात जिसका रिकॉर्ड हो कि उन्होंने 9 मई को सरकारी इमलाक को आग लगाई और जानवरों को आग लगाई, तोड़ फोड़ की, और ये कोई पहली दफा नहीं था। उन्होंने 2014 में भी पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था डंडों से, तो पार्लियामान के जंगले गिराए थे, इस्लामाबाद पुलिस को ज़दोकोब किया था, लाहौर पुलिस को ज़दोकोब किया। तो एक मुसलसल तशद्दुद का रिकॉर्ड है बानी चेयरमैन की जमात का, जो कि हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब दावत क्या दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जबकि अवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है, तो पार्लियामान में अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर आपके पास कोई तजवीज है तो हम हर वक्त गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो मामला जो अदालत में है और हुकूमत उस पर सौदेबाजी नहीं कर सकती, हम सौदेबाजी नहीं करेंगे।
ओह अच्छा, यानी कि उनको बाहर निकालने के लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं हो सकती। जी नहीं, अदालत ने उनको करना है, जब अदालत हुक्म देगी तो वो बाहर आ जाएंगे। सारे केसेस में तो रिलीफ मिल गई है इमरान खान साहब को, सिर्फ एक ही ये केस है जो मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कई ऐसे सियासतदान हैं कहते हैं कि ये वाकई एक फ्रिवलस केस था, इद्दत में निकाह का। जी, उसके ऊपर बहुत सवालात हो सकते हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि उससे कहीं ज्यादा अवामी अहमियत का जो केस था, जो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के 70 अरब रुपए बनते हैं, वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, और अदालत ने खुदा जाने किस सोच में उस अमानत में खयानत करने वाले को रिलीफ दे दिया, और उसका नतीजा ये है कि अभी तक वो 70 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिल पाए। और इसी तरह अदालत ने एक रुस्वाकुन मेरी नजर में फैसला किया जो साइफर केस में कि वहां भी एक खुफिया दस्तावेज की अमानत एक जिम्मेदार शख्स को दी गई, और उस अमानत में खयानत हुई, और उसने कहा मुझसे तो गुम हो गया। तो इतने संजीदा, और जो कि एक उनके हलफ की भी बड़ी सरीह वायलेशन है, तो इतने संजीदा मामलात में अदालत ने अपनी विजडम में उनको रिलीफ दिया है। तो अब ये केस सब चलेंगे आगे, और अदालत के हुक्म पर ही अल्टीमेटली फैसले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग इन फोकस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली से। वेलकम बैक। पंजाब असेंबली में खूब शोर शराबा, गर्मा गर्मी हुई, और हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस दिन तकरीर की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी तहरीक इंसाफ वालों ने जो अपोजिशन में हैं, पंजाब असेंबली में शोर शराबा हंगामा आराई हुई, जिसके बाद स्पीकर ने 11 अरकान की जो रुकनीत है वो मुअत्तल की है। और गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली का इजलास इन तमाम अपोजिशन मेंबरान ने बाहर जो है वो पूरा लगाया हुआ था, वहीं करारदादें भी पास हुई, एक स्पीकर भी बनाया गया। ये सब क्या मामला है, किस तरह से दुरुस्त होगा, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने एक एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब असेंबली मलिक अहमद बचर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इन फोकस। मलिक साहब, ये बताइएगा पहले तो कि ये बताया जा रहा था कि जिस दिन मरियम नवाज साहिबा की तकरीर हुई और आप सब लोगों ने एहतजाज किया, उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सरकारी गाड़ी और जो स्टाफ है वो उनसे ले लिया गया, वापस मिला है आपको, और ये सच खबर थी? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन एहतजाज हुआ, ये बात स्टाफ की हद तक आपकी बिल्कुल सच्ची है। और फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि गाड़ी का क्या करेंगे, गाड़ी भी हमने वापस कर दी, स्टाफ उन्होंने ख़ुद उठा लिया, और उससे अगले दिन जो चैम्बर था अपोजिशन का उसको भी उन्होंने ताला लगा दिया। ये पंजाब असेंबली की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी अपोजिशन लीडर के चैम्बर को ताला लगा दिया गया। गाड़ी का तो उनकी सोच ही इस किस्म की छोटी है गवर्नमेंट की, तो मैं नहीं समझता कि हमें उनकी गाड़ी या प्रोटोकॉल की ज़रूरत है कि हम चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ़ लाएं और हम उनकी आदाब में खड़े ना हों, जो अपना एक जायज़ एहतजाज करें तो वो ले लें, ठीक है। लेकिन जो अपोजिशन का एक चैम्बर होता है वो एक अखलाकी तौर पे टोटल जितने अपोजिशन के मेंबर होते हैं उनका वो एक समझ लें कि घर होता है। सही। तो दूसरे दिन उसको भी ताला लगा दिया। तो मेरे ख्याल में अब हम इंशाल्लाह टेंट लगाएंगे जी अपना अपोजिशन का, तो इनकी प्रोटोकॉल और मराद को हमने क्या करना है। हम तो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पे हो, चूँकि खान साहब इमरान खान की रिहाई के लिए हमने काम करना है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव हमारे जितने लीडर्स हैं उनकी रिहाई के लिए करना है कि तो वाकई ये खबर सच है जी। और वापस तो हमने अब लेना ही नहीं जी, हमने लेके क्या करना है उनका प्रोटोकॉल। अच्छा, तो हमको उनके प्रोटोकॉल के भूखे तो नहीं है। तो मलिक साहब ये भी तो फरमाइएगा, हुकूमत ये कहती है कि एहतजाज ऑपोजिशन का यकीनन हक है, लेकिन हंगामा हराई, हुल्लड़बाजी और गालम गलोच ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है स्पीकर का। उन्होंने कहा आप नज़्म ज़ब्त के साथ और जो इखलाक के दायरे में रह करके आप ज़रूर एहतजाज करें। देखिए जी, मैं स्पीकर साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुझे भी पता चला है। देखिए बात ये है कि हम अपनी सीट्स पे खड़े होकर हमने एहतजाज किया है। हुल्लड़बाजी तो आप ये देख लें कि आप उसके क्लिप्स उठवा लें कि कोई हम स्पीकर डायस पे गए हैं या हमने कोई ऐसी हुल्लड़बाजी की है। हमने अपनी जगह पे खड़े होकर एहतजाज किया है। अब अगली बात रहेगी कि अब्यूज़ लैंग्वेज वो कहते हैं इस्तेमाल हुई है जी।
اب دیکھیں بات آپ دیکھیں اس میں آپ بخلاٹ کا اندازہ کریں کہ پہلی بات جو خود کی ہے، میں تو بار بار اس بات کو کرنا بھی نہیں چاہتا، تو کیا اس کا یہ وے آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کے چیمبر سے اس کا سٹاف بلا لیں؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ بلا لیں گے اپوزیشن کے چیمبر کو تالا لگا دیں، لگا دیا آپ نے، اچھا کیا، گاڑی چلو وہ ہم نے خود ہی بھیج دی، آپ نے منگوا لی، جو کچھ بھی ہوا۔ لیکن کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اپنے آپ کو پارٹی نہ بناتے اور وہ چیف منسٹر جو کہ ہم کہتے ہیں کہ فارم 47 کی جعلی چیف منسٹر ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بغیر سنے 11 ایم پی ایز، جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور وہ 11 ایم پی ایز اس ہاؤس کے ممبر تھے، تو پہلے ان کو نوٹسز جاری کرتے اور نوٹسز جاری کر کے وہ ویڈیوز دیکھتے، ہمارے بھی بندے دیکھتے، تو پھر وہ کوئی ان کے پاس اختیار تھا عمل کرتے۔ انہوں نے تو مارشل لا والا سپیڈی ٹرائل کر کے آنن فانن وہ فلور آف دا ہاؤس بتا کے گئے کہ میں آپ کو سپیکر بن کے دکھاؤں گا، تو انہوں نے دکھا دیا، ہمارے بندے انہوں نے 11 جو ہیں تو ایکسپیل کر دیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جو یہ طریقہ کار ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملک صاحب اگر آپ کو ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابیوسو لینگویج وہاں استعمال نہیں ہوئی؟ نہیں، میں نے نہیں سنی ابیوز لینگویج، چور، مینڈیٹ چور، اس قسم کے نعرے ضرور لگے ہیں۔ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ویڈیو نکال لینا اتنے شور شرابے میں۔ اب خدا نہ خواستہ دیکھیں میری بات سنیں، اس میں اب اس سے بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے دور میں کرسیاں توڑی گئی ہیں اور سپیکر ڈائس پر یہ لوگ پہنچے ہیں، اس کے باوجود ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک رات میں ہی سارا کچھ آپ یہ کر دیں کہ آپ ایک مارشل لا والا سپیڈی ٹرائل کر کے تو آپ بندوں کو سسپینڈ کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ پوری 107 ممبر کو سسپینڈ کر دیں۔ وہ سپیکر صاحب میرے خیال میں ایک پارٹی بن کے اپنا اس مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے اختیارات کا استعمال وہ دونوں فریقین کو سن کے بھی کر سکتے تھے، اتنی جلدی کیا پڑی تھی؟ ان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایم پی ایس کو نوٹسز دیے جاتے ہیں، اس کے بعد ایم پی ایس کے سامنے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، اچھا اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تو گھنٹوں میں منٹوں میں انہوں نے پہلے گھنٹے میں سٹاف بلا لیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو اختلاف بھی ہے، اعتراض بھی ہے، لیکن اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ جیسچر اور وے فارورڈ یہی ہونا چاہیے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا کہ ایک ایتھکس کمیٹی بنا دی ہے جس میں اخلاقیات اب ڈسکس کی جائیں گی؟ دیکھیں جی، ایتھکس کمیٹی کا ہمیں جب سپیکر صاحب کا اپنا رویہ ہی بائسڈ ہو چکا ہے تو ایتھکس کمیٹی کو ہم کیا کریں گے؟ چاہیے جو یہ تھا کہ اگر ایتھکس کمیٹی سپیکر صاحب نے بنائی تھی تو یہی کیس، پہلا کیس بھیج دیتے اس کو اور وہی کمیٹی فیصلہ کر دیتی، پھر تو ہم سمجھتے کہ سپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے۔ اب وہ ایک عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس کا پولیٹکس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں اور اس کے بدلے ان کو چیف منسٹرشپ پنجاب کی مل گئی، ایک تحفے میں مل گئی جو کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اب ایتھکس کمیٹی کا کیا فائدہ؟ جب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، ایک انہوں نے ممبر سسپینڈ کر دیے، تو ایتھکس کمیٹی تو یہی کرے گی نا کہ ادھر جو احتجاج اپوزیشن والے کریں گے تو ان کو سسپینڈ کرتی جائے گی۔ تو میرے تو خیال میں اس تکلف میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ ہی سارے ممبر سسپینڈ کر دیں، ان کی جان بھی چھوٹ جائے گی کہ اپوزیشن کے بینچ سیٹس خالی ہوں گی، اپنی مرضی سے وہ بلڈوز کر کے اپنا بزنس چلائیں، بے شک چلائیں، اختیارات انہوں نے استعمال کرنے ہیں۔ کل انہوں نے کسی کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا، گیٹ کے اندر بھی کسی ایم پی ایس کو جی داخل، آپ نے یہی آپ لوگوں کا بیان بھی آیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے، تو پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے اب کس طرح سے آگے چلنا ہے؟ کیونکہ ایک تو آپ لوگوں نے کل جو اجلاس پنجاب اسمبلی کے باہر کیا اپنا اجلاس، اس میں آپ نے قرارداد 9 مئی کے حوالے سے بھی منظور کرائی ہے اور آپ کا مطالبہ بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے۔ جی ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعہ ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کو خدا نہ خواستہ ایک واقعہ تو ہوا ہے،
बट उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये क्यों नहीं हुकूमत बनाती, इनिशिएटिव हुकूमत क्यों नहीं लेती? हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना है। मरकज़ में भी इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अगला लाएअमल है वो ये होना है कि हम जब उनकी असेंबली होगी, अंदर जेली असेंबली होगी, बाहर हम अपनी असली असेंबली लगाएंगे। हमारे 11 मेंबर जब तक अंदर नहीं जाते हम नहीं जाएंगे, हमारा ये फैसला है। अच्छा, सही सही मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। हम ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं। साफ तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बतौर इस वक्त पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली में मौजूद है, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली ये कहते हैं कि जब तक तमाम तर अराकीन जो 11 मुअत्तल किए गए हैं स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से, उन्हें बहाल नहीं किया जाता, असेंबली का सेशन वो बाहर ही इसी तरह से कंडक्ट करते रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 1 जुलाई से एहतजाज का ऐलान किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजमल बलोच साहब जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और ट्रेड एक्शन कमेटी इस्लामाबाद के सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया अजमल साहब। वैसे तो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि बिजली और पेट्रोलियम के जो शोबे हैं इसमें इस्लाहात लाई जाएंगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो आपकी पूरी बरादरी 1 जुलाई को यानी 1 जुलाई को जो एहतजाज कह रही है अक्रॉस पाकिस्तान, इससे कबल क्या हुकूमत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात आपके हुए हैं? नहीं, कोई नहीं हुए हैं। सिर्फ ताजर दोस्त स्कीम पे हुए थे एक दफ़ा मुज़ाकरात FBR में, उसका भी कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन इस पे जो बिजली का बुरहान है इस वक्त जो बिलों का है पूरे मुल्क में, और यकीन करें कि ये एक ऐसा बुरहान है कि ये हुकूमत को लपेट में ले लेगा। मैं बड़ा वाज़ेह कर रहा हूँ कि मैं हर आम आदमी की भी आवाज़ सुनी है, और मैं चूँकि ताजरों का नुमाइंदा हूँ, सारा दिन मार्केट में होता हूँ, तो हर एक की ये आवाज़ है कि ये गलत है। ये जो 200 यूनिट तक 3000 और 201 यूनिट से 300 तक 8000 रुपए और फिर 16000 रुपए, ये इतना बड़ा जुल्म है कि इससे पहले तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है कि कल सुबह तक इसको वापस ले लें। नहीं तो आपको याद होगा कि जब मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी 3000 रुपये टैक्स लगाया था, तो हम ही ने एहतजाज का ऐलान किया था और गवर्नमेंट ने शाम को वापस ले लिया था उस वक्त बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स था। तो ये भी मेरी गुजारिश है कि ये वापस ले लें। ये नामुमकिन काम है, ये एक ऐसा काम इन्होंने किया है जो किसी सूरत भी ना आवाम को काबिल कबूल है और ना ताजरों को काबिल कबूल है। अच्छा अजमल बलोच साहब, जबकि जाहिर है कि टैक्स का जो निफाज किया गया है और बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं मौजूदा बजट में, और जाहिर है अप्रूव भी हो गया है, सदर के साइन भी हो गए हैं, कल से इसका इत्तलाक भी हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में है जैसे कि हुकूमत कह रही है, तो ये कड़े फैसले तो वो कह रहे हैं लेने होंगे, इससे वो बैक ट्रैक नहीं करेंगे। देखें, बात ये है कि अवाम मुश्किल में है, हुकूमत मुश्किल में नहीं है। हुकूमत तो अयाशियाँ कर रही है। हुकूमत कौन सा हुकूमती आदमी है मुझे बताएं? कोई सियासी आदमी ले लें, कोई ब्यूरोक्रेट ले लें, कोई बड़े से बड़ा अफसर ले लें, मौजे कर रहे हैं। कोई वजीर मुशीर ले लें, 8-8 10-10 करोड़ की गाड़ियां इनके पास हैं, इनके इतने बड़े वसाइल हैं, इनको तो पता ही कोई नहीं है कि अवाम किस मुश्किल में है। इनको तो बस ये कहते हैं कि हमारे अखराजात देखें ना, असम्बली में फिर बिल पास हो गया कि कईयों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, कईयों की मराहत बढ़ा दी हैं। ये इस मुल्क पे जुल्म है। गरीब मुल्क में सादा जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? ये आम कल्टस गाड़ी में क्यों नहीं आते सारे वजीर मुशीर? अफसरान के पास भी फॉर्चूनर्स हैं। तो अवाम इस वक्त मर रही है। अवाम के पास, यकीन करें, मैं हलफ उठाकर कह रहा हूं कि ताजर में सकत ही नहीं रही है कि ये अखराजात पूरे करने की, अवाम में सकत नहीं रही है खरीदारी की। सनत हमारी बंद पड़ी है, इंपोर्ट हमारी बंद है, रॉ मटेरियल है नहीं है। किसान गंदम लेके सड़क पे बैठा है, उसको रुला दिया, सनतकार को रुला दिया, ताजर को रुला दिया, अवाम को रुला दिया। ये 2.5 साल हुकूमत ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनको तो एवं हम समझते थे कि ये बड़े पुराने और बड़े समझदार और हुकूमत चलाने वाले लोग हैं। इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। यकीन करें, ये चंद सड़कें बना सकते हैं, मुल्क चलाना इनके बस की बात नहीं है। पता नहीं, अब आपने जैसे कहा अजमल साहब के फिर मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी 3000 का जो फिक्स टैक्स लगाया था उन्हें वापस लेना पड़ा, और हम अभी भी वॉर्न कर रहे हैं हुकूमत को। तो क्या मतलब, आप सिर्फ सड़कों के ऊपर आकर एहतजाज करेंगे जब तक कि ये वापस नहीं ले लिया जाता?
क्योंकि ताजरों के हवाले से और भी बातें हैं जो आज औरंगजेब साहब ने कही हैं, और जो शिकायत आप लोगों से है कि ताजर टैक्स नहीं देते, रिटेलर्स टैक्स नहीं देते। अभी तक सिर्फ 42,000 हैं जो रजिस्टर हुए हैं उस आसान स्कीम में। देखें, उस आसान स्कीम में इन्होंने जब लाई, हमें कहा कि इस पर किसी को कोई एतराज़ है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमें बताएं। मैंने वो तहफ़्फ़ुज़ात लिख के दे दिए। हमने कहा भाई हर बंदा उस नेट में आने के लिए तैयार है, आप उसके लिए ये आसानी पैदा कर दें। तो ये करने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने राइटिंग में दे दिया और इन्होंने वसूल भी कर लिया और वादा भी किया कि हम उसको करेंगे, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, हम बड़ा टैक्स दे रहे हैं, ताजिर ही तो टैक्स दे रहा है। इनका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन 360 अरब रुपया टैक्स देते हैं। भाई वो हमारे टैक्स से तनख्वाह मिलती है, फिर उसी में से टैक्स कटता है, वो भी हमारे पैसे हैं। फिर उनको मराहत मिलती हैं तो वो भी हमारे पैसे हैं। अजमल बलोच साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं अजमल बलोच साहब, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ट्रेड एक्शन कमेटी इस्लामाबाद के सदर भी हैं। अजमल साहब, आपकी शिकायत बिजली के बिलों के हवाले से पूरी आवाम के हैं कि जिस किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं उससे बिजली के निर्ख में इजाफा हो रहा है। लेकिन आपसे भी सवाल है कि रिटेलर्स के हवाले से जो सेनेट का जो कायमा कमेटी है बराए ख़जाना, उसके चेयरमैन हैं सलीम मांडवी वाला साहब, वो कहते हैं 12 साल से मैं ये तमाशा देख रहा हूँ, ट्रिलियंस कमाती है ये ताजर बरादरी रिटेलर्स, लेकिन 5 अरब टैक्स सालाना देती है, और बाकी जो इनकम टैक्स की मद में सैलरीड क्लास से लिया जाता है वो आपसे कई गुना ज्यादा है। जो एक्सपोर्टर्स दे रहे हैं वो भी कई गुना ज्यादा है। तो आप लोग क्यों नहीं टैक्स देना चाहते? ये झूठ है। एफबीआर कसम से झूठ बोलता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये उनकी बात करते हैं जो नेट के अंदर हैं। अब जो लोग नेट में नहीं आए हैं उसमें हमारा कसूर नहीं है, लेकिन जो नेट में नहीं है 1.25 करोड़ ताजिर, मैं दावे से कह रहा हूं कि वो 70-80 हजार रुपया हर ताजिर जो साइकिल को पंचर लगाता है वो इनको इनडायरेक्ट एडवांस टैक्स, अभी ये जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स बिजली के बिलों पे ले रहे हैं 37% टोटल मिला के ये ले रहे हैं। तो वो सारे लोग जो नेट में नहीं है, देखिए 6 लाख की आमदन वाले पे तो वैसे टैक्स नहीं है, 6 लाख की जिसकी आमदन नहीं है वो भी इनको 50,000 रुपए साल का टैक्स दे रहा है। ये कैसे कहते हैं कि हमें टैक्स नहीं आ रहा है? ये सारा झूठ है। एफबीआर जो है सिर्फ जो नेट में लोग हैं उनकी बात करता है, बाकी जो टैक्स इनको आ रहा है उसकी बात नहीं करता है। मेरा दावा है, मेरे साथ जिसका दिल करता है एफबीआर के जिम्मेदार का बैठ जाए, मैं साबित करूंगा पाकिस्तान का 1.25 करोड़ ताजिर हर तरह से। ये एफबीआर तो टोटल 10% लोगों से टैक्स लेने के लिए बैठा है और 6 अरब, देखिए 6,000 अरब रुपए। कल हमारी एक मीटिंग में मिनिस्टर ने, जो शिपिंग के मिनिस्टर हैं कैसर शेख साहब, उन्होंने कहा 6,000 अरब रुपए एफबीआर खा जाता है। अब मुझे बताएं 6,000 अरब एफबीआर खा जाता है, फेडरल मिनिस्टर कह रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? वो किसके पैसे खा जाता है? वो हमारे पैसे खा जाता है। हम जब टैक्स देते हैं तो वो खा जाता है। और हमें करप्शन की दलदल में ये आईपीपी की जो मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ अजमल साहब, देखिए आपकी जो शिकायत है और जो महंगाई है वो बजा अपनी जगह, लेकिन फिर भी फाइलर हैं क्या सारे रिटेलर्स? मैं ये जानना चाहती हूँ, सारे रिटेलर्स फाइलर हैं? नहीं, देखिए फाइलर, उसको मैं बड़े पते की आपको बात कर रहा हूँ। बिजली का बिल एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये पूरा हुकूमत के पास इसका डाटा मौजूद है। हर कमर्शियल मीटर होल्डर जो है वो एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। वो ये जो बिजली के बिलों में ये ले रहे हैं उस पे टैक्स बनता नहीं है। ये जानबूझ के उसको नेट में नहीं लाते हैं। जब नेट में लाएंगे, वो जब रिटर्न फाइल करेगा तो वो 6 लाख की आमदन वाला होगा, इनको टैक्स वापस करना पड़ेगा उसको। ये उसको जानबूझ के नहीं करते और झूठ बोला जा रहा है आवाम से। उनको नेट में लाना कौन सा मुश्किल है? 1 करोड़ से ज्यादा इनके पास ये बिजली के बिल हैं, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, डाटा इनके पास है, उनको रजिस्टर कर लें। कौन सा ये मुश्किल काम है? इसका मतलब सारे रिटेलर्स जो हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि जो डेटा कमर्शियल मीटर्स का इनके पास मौजूद है क्रैकडाउन शुरू करें। अगर वो फाइलर नहीं है तो उनको लेकर आए, फाइलर बनाएं और ले उनसे जितना टैक्स सालाना आमदनी पर। मैं ये बात 2001 से कर रहा हूं जब अब्दुल्ला यूसुफ थे, लेकिन यकीन करें
یہ جو FBR ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے لوگ نیٹ میں نہیں آتے. شوکت عزیز نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا کہ محکمہ کو دور کر دیا تھا ہم سے. انہوں نے کہا کوئی کسی کی پریمیسز پہ نہیں آئے گا, اور آپ یقین کریں ہر سال 3 گنا زیادہ ٹیکس آتا تھا. ایک دفعہ یہ محکمہ کو اوپر سے ہٹا کے دیکھ لیں, اگر 3 گنا زیادہ لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, میرے پہ 10,000 بندہ میں 20,000. اجمل صاحب آخر میں مجھے یہ بتا کے جائیے, کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, کہ یہ جو احتجاج بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف آپ کر رہے ہیں, اس احتجاج کو آپ کہاں تک لے کر جائیں گے؟ ہم کل احتجاج انشاءاللہ کر رہے ہیں پورے ملک کا تاجر, اور میں عوام سے بھی گزارش کروں گا اس میں شامل ہوں. یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. اگر حکومت نے بات نہ مانی تو پھر اگلا سٹیپ بھی موجود ہے, وہ شٹر ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, وہ پورے ملک کی سڑکیں بھی بند ہو سکتی ہیں. لیکن ان کو یہ کرنا پڑے گا, اس طرح نہیں چلے گا کہ بس جو مرضی. انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان 2.5 سالوں میں. بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب. That's all for today. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.